14 दिसंबर को मनाया जा रहा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के महत्व और उपयोग के प्रति जागरूक करना। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दी शुभकामनाएं। बोकारो में कृषि कानून को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना, कहा किसानों को भ्रमित कर रहा विपक्षी दल। फारबिसगंज में बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी ने किया संबोधित, कहा किसानों के हित में कृषि बिल। धनबाद में राष्ट्रीय जनता दल ने आज किसान आंदोलन का किया समर्थन। रणधीर वर्मा चौक पर दिया 1 दिवसीय धरना, कहा किसानों के हक में नहीं कृषि कानून। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के महत्व और उसके उचित उपयोग के बारे में प्रचार प्रसार और जागरूक करना है। इस अवसर पर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से ब्रेडा को शुभकामना देते हुए जनता को संदेश दिया। वहीं ब्रेडा के एक औपचारिक कार्यक्रम में जन जागरूकता के लिए ऊर्जा संरक्षण के महत्व को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से संजीव हंस, सचिव ऊर्जा विभाग से अध्यक्ष ब्रेडा ने ऊर्जा संरक्षण से संबंधित प्रचार प्रसार वाहन को विद्युत भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पटना शहर के विभिन्न इलाकों में रथ जाएंगे और उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक आम उपभोक्ता ऊर्जा की बचत कर सकता है। छोटे छोटे उपाय करके कैसे ऊर्जा की बचत हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा एक सीमित संसाधन है और इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। और देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अब जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को और किसानों को बताने में लगी हुई है कि जो बिल केंद्र सरकार ने पारित किया है वो किसानों के हित में है। विपक्षी दल इसमें भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने बोकारो के सेक्टर 1 में बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के असली किसान मोदी जी के साथ हैं। जो भी आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर हैं वो किसान नहीं बल्कि विपक्ष के द्वारा हवा देने वाले और खंडित करने वाली ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि जो भी न्यूनतम मूल्य है उस पर सरकार गंभीर है और उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। साथ ही किसानों के लिए यह सर्वोच्च बिल है जहां किसान अपने पैदावार को अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। ये कदम उठाए उनके बेहतरी के लिए और इसी के तहत कृषि सुधार विधेयक लेकर के आए। कृषि सुधार विधेयक के माध्यम से किसानों को अपने फसल को कहीं भी बेचने की आजादी, सीमा के बाहर जाकर के पुरानी सारी व्यवस्था को रखते हुए नई व्यवस्था जो वो कहीं भी फसल को बेच सके, अपने फसल का करार कर सके, उनको उचित नगद मूल्य, उनको उपकरण, उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और वो उनका उन्नति हो। इन सब विषयों को लेकर के जो कानून लेकर के आई है उस कानून को लेकर के कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ किसान नहीं है, उनके साथ जो है देश तोड़ने वाली शक्तियां पीछे हैं। जो कांग्रेस के समय में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जो 9 से लेकर 14 तक जो एमएसपी की बात करते हैं, 9 से लेकर 14 तक जो सरकार 3,74,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद किया यूपीए सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए का खरीद किया। और भारत सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल किसानों के हित में है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से संकल्पित हैं। ये तमाम बातें सोमवार को फारबिसगंज में बीजेपी की आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी, नरपतगंज के विधायक जयप्रकाश यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष सुराना ने संयुक्त रूप से कही। वहीं फारबिसगंज विधायक जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक और नेताओं ने कहा कि कृषि बिल पर किसानों के बीच कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल मिलकर भ्रम फैला रहे हैं। विधायक ने कहा कि किसान कहीं किसी भी बाजार में अपनी फसल का अनाज
बेच सकते हैं। नए कृषि कानून से किसानों की आय बढ़ेगी। विपक्षी झूठ की खेती कर रहे हैं। नए कृषि कानून से होने वाले फायदों के बारे में यह भी कहा गया कि हमारी सरकार गरीबों और किसानों के लिए काम करती है। बिल को लेकर के जो हाई तौबा मचाया गया है, यह किसके द्वारा मचाया गया? किसान के द्वारा मचाया गया है या जो लंबे समय से जो है भारत में जो है किसानों को जो है गला दबाने का काम किए थे, उन लोगों के द्वारा किया गया है? अंग्रेज के जमाने से जो पॉलिसी लागू थी, किसान का जो है कम से कम पैसा देना है, किसान का जो खेतीबाड़ी का जो सामान है उसको कम से कम पैसा में जो है बिके और उसका जो है दोहन हो। आज नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सरकार जो आई, एनडीए की जो सरकार एस्टेब्लिश हुई, किसान के हित में जितना अच्छा से अच्छा काम करना था वो काम किसान के हित में हो रहा है। कृषि बिल पास हुआ है, वह संसद से जो बिल पास हुआ है वह किसानों के हित में है, लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति बता रहे हैं और जिसके विरोध हमारे विरोधी दल के लोग एक सर्टेन एक निश्चित जहां कांग्रेस का शासन है पंजाब में, वहां के किसानों को भड़का करके कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि बाजार दर जो निर्धारित होता है वह मांग और उत्पादन के आधार पर निर्भर होता है। मांग अगर बढ़ेगी तो उसका रेट ज्यादा होगा और उत्पादन बढ़ेगा तो रेट कम होगा। लेकिन सरकार का ध्येय है कि किसी भी उत्पादन करने वाले हमारे किसान को कम से कम उत्पादन का खर्च मिले। तो आपको बता दें कि किसानों के हित में कृषि बिल को बताया गया। जहां देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं इस दौरान किसानों के बिल को किसानों के हित में बताया गया। तो आपको बता दें कि फारबिसगंज में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान बिल को किसानों के हित में बताया गया। और इसी दौरान खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धनबाद की, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव और संचालन महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी ने किया। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून किसानों के खिलाफ और पूंजीपतियों के पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की नीयत में खोट बताई और कहा कि कृषि कानून के लागू होने से महंगाई बढ़ेगी। के माध्यम से पूरे झारखंड के 24 जिला में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति से हम लोग मांग किए हैं कि देश में 5 जून 2020 को जो विधेयक लाया गया था उसको चर्चा वापस लें
कारण उसमें बहुत सारा खामी है। अपने देश में ही किसान जो है गुलाम हो। और साहिबगंज में सीपीएम समर्थित झारखंड राज्य किसान सभा की ओर से साहिबगंज स्टेशन चौक पर केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं मौके पर किसान नेताओं ने एक स्वर में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित ये किसान कानून खिलाफ है, सरकार इसे तुरंत वापस ले। वहीं इस मौके पर दर्जनों सीपीएम और किसान सभा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार की झगड़ा बढ़ रही है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और ये नोटबंदी के चलते इतनी बेरोजगारी बढ़ी कि तमाम कारखाने बंद हो गए। और हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा हजारीबाग के शिक्षक स्वर्गीय निखिल सिन्हा की धर्मपत्नी रेणु सिन्हा को आर्थिक सहायता के तौर पर 61,000 का चेक प्रदान किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी स्वर्गीय निखिल सिन्हा की पत्नी को 21,000 का चेक और इनके दोनों बच्चों की अभी से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का सारा खर्च वहन करने का जिम्मा उठाया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में हजारीबाग के निजी शिक्षक निखिल सिन्हा की आर्थिक कमजोरी की वजह से मानसिक बीमारी से मौत हो गई थी। कोचिंग संगठन के द्वारा हम लोगों के बीच के स्वर्गीय शिक्षक दिवंगत निखिल सिन्हा जी की पत्नी रेणु सिन्हा जी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों के प्रति मानवीय संवेदना करुणा की भावना का प्रदर्शन करते हुए उनके परिवार को हजारीबाग निजी कोचिंग संगठन द्वारा 61,000 रुपये की सहयोग राशि दी गई। इसमें कोचिंग संगठन के सभी सम्मानित संचालक गणों एवं शिक्षक गणों का विशेष योगदान रहा। मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और पिता के खिलाफ शिकायत करने एक बेटी एसएसपी कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि पूरा मामला जमशेदपुर के श्याम सुंदरपुर का है, जहां मनिका गिरी नाम की नवविवाहिता महिला ने आज वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और अपने पिता और घर के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता ने कहा कि उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा एक विकलांग लड़के के साथ उसकी शादी जबरन करा दी गई। वहीं वो अपनी मर्जी से दूसरी शादी संजय बेलदौर से कर ली गई, जिसका कारण उसके पिताजी के द्वारा उसे और उसके पति संजय बेलदार और उनके परिवार के ऊपर जान से मारना और झूठा मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। उसे और उसके पति और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम लोग जान की सुरक्षा के लिए। अच्छा, कौन धमकी देता आप लोगों को? घर वाले और पिताजी। क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं हम लोग को ढूंढ लेंगे तो मार देंगे। हम लोग आए हैं, हम लड़की को मना भी किए थे कि हम आपको नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन लड़की नहीं माना है, हमको धमकी है। हम अगर आप हमको शादी नहीं करेंगी तो हम अपना आत्महत्या कर लेंगी। फिर हम उसके साथ चले आए हैं, उसको शादी भी कर लिए हैं अपने रिवाज से। और जहाँ भी हम लोग को ढूंढेगा उसका पापा ने बोला जहाँ मिलेगा काट के फेंक देगा बोला। और ऐसा धमकी हम लोग को नहीं देना चाहिए और हम लोग को खुश रहना चाहिए। जहाँ भी रहेंगे हम लोग को आराम से रहना चाहिए। और उस लड़की के पापा ने बोल रहा है, घर वालों को भी बहुत धमकी दे रहा है, घर वालों को जैसा धमकी ना। और अगली खबर जहानाबाद से है, जहां एक मुखिया जी ऐसे हैं जो लात घूंसों से नीचे बात ही नहीं करते। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक वायरल वीडियो में कहा जा रहा है। बता दें कि वीडियो में अपनी कुर्सी से उठकर एक लड़के से हाथापाई जो शख्स कर रहे हैं वो जहानाबाद की मोदनगंज पंचायत के मुखिया महेश राम हैं। आपको बता दें कि एक लड़का इनके पास अपने किसी प्रमाण पत्र के काम से गया था, लेकिन मुखिया जी ने पहले तो प्रेशर की बात बताई और उसके बाद लड़के का फॉर्म ही फाड़कर फेंक दिया। वहीं हाल ये हो गया कि मुखिया महेश राम लड़के के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुखिया इस तरह के होंगे तो पंचायत का कितना भला हो पाएगा। और नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक आरएमपी डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या के मामले के बाद नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान सांसद कौशलेंद्र कुमार ने
मृतक के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाई और दुख की घड़ी में हिम्मत रखने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मृतक आरएमपी डॉक्टर विजय शर्मा के परिजनों को जो भी सुविधा मुहैया होनी है उसे अविलंब कराने के लिए अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उससे एक हंसता खेलता परिवार अचानक संकट की घड़ी में आ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और यहाँ पर स्थानीय 10 गांव के लोग दवा बीरो करते थे और काफी लोकप्रिय थे। उनका दुर्घटना एक गलत सोच के आदमी के चलते इनका हत्या हो गया और उनका जो परिवार है काफी 3 बच्ची है, 1 बच्चा है, बच्चियां सब छोटी है। उन्हीं के दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं उनके धैर्य रखने के लिए कि उनकी आत्मा की शांति। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुफस्सिल थाना के पछिया डी में अपने ही परिवार के लोगों ने मंजू देवी को डायन बताकर पीट कर अधमरा करके घायल कर दिया। वहीं इस अवस्था में इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति अर्जुन रविदास, रविंद्र रविदास, नरेश रविदास, शैलेंद्र रविदास और भी लोगों ने धारदार हथियार से हाथ को भी काट दिया। वहीं महिला को भी बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। हमको कहता है उस आदमी डेट हो गया और कुछ दिन बहुत दिन पहले और वो शराब उराब पी के आता, दारू ताड़ी बोलता कि तुम डायन है, हमको आदमी के तुम खा गया है। और महुआ डांड प्रखंड कार्यालय परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार लगाया गया, जहां 34 आवेदन जमा किए गए। आपको बता दें कि लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड कार्यालय परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सोरेन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रखंड के कई ग्रामों की समस्याओं से संबंधित 34 आवेदन जमा किए गए। जमा हुए आवेदन पत्र के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी नीति निखिल सोरेन ने कहा कि जितने भी आवेदन पत्र जमा हुए हैं सभी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी टूडू दिलीप ने भी कहा कि जो भी आवेदन पत्र हमारे यहां जमा हुए हैं सभी पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। और सिमडेगा के केरसई पुलिस ने पिछले 18 जुलाई को हुए मोटरसाइकिल लूटकांड में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि मामला दर्ज करने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बयान पर अन्य 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही लूटे गए मोबाइल और मोटरसाइकिल को एक पानी भरे कुएं से निकाला गया है। गौरतलब है कि इस मामले में एसपी ने थाना प्रभारी बाल मुकुंद मिश्रा को मामला दर्ज नहीं करने और पदाधिकारियों को सूचना नहीं देने के आरोप में निलंबित कर दिया है और अब राजेश कुमार को केरसई थाना प्रभारी बनाया गया है। आगमन से पूर्व 18 जुलाई को उनकी मोटरसाइकिल लूट ली गई और उनका मोबाइल लूट लिया गया। विधिवत कांड दर्ज किया गया लूट की घटना के संबंध में
और एक टीम बनाई गई पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में। छापामारी दल ने बहुत तत्परतापूर्वक काम किया और सबसे पहले मोबाइल बरामद हुआ और अपराधकर्मी जो एक पकड़े गए थे उनकी निशानदेही पर एक पानी भरे कुएं से मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया। और अब बात करेंगे बोकारो की, जहां स्टील प्लांट के मृत कर्मचारी के आश्रितों ने प्लांट की एडीएम बिल्डिंग के मेन गेट को जाम कर दिया। वहीं इस दौरान वो धरने पर भी बैठे हैं। बता दें कि नियोजन की मांग को लेकर आश्रित लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज भी आंदोलन देखने को मिला है। ये वैसे कर्मचारी के पुत्र हैं जिनके पिता बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे और सालों पहले नौकरी का कार्यकाल रहते हुए उनका देहांत हो गया था। वहीं आश्रितों का कहना है कि लगातार बात की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ आश्रित और यूनियन के नेता और बीएसएल प्रबंधन में भी इस बातों में शामिल हैं, जहां जल्द नियोजन देने की बात की गई है तो लेकिन कई सालों के बाद भी आज तक नियोजन नहीं मिला है, जिसके चलते आज हमें इस तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं आश्रितों का कहना है कि जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है कि 3 बोर्ड मीटिंग भी खत्म हो गया और उसके बाद हम लोगों ने चिट्ठी भी दिया, कई बार यहाँ आके बाहर से आंदोलन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये हम लोग का पास नहीं हुआ। जबकि मृत कर्मचारी को आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है, हजारों लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और ये आंदोलन जो हम लोग ने इस बार बहुत मजबूर होकर किया है और इस आंदोलन को हम लोग तब तक करेंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक इसको मांगेंगे। हम लोग को कोई मार देगा तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये करो या मरो की हमारी लड़ाई है। और साल 2021 आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल को लेकर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका में हजारों की संख्या में पर्यटक उमड़ते हैं और नौका विहार का आनंद उठाते हैं। यहाँ आने वाले हजारों पर्यटकों की जान खतरे में है। पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की जवाबदेही है कि नौका विहार करने वालों को लाइफ जैकेट उपलब्ध किराए पर विभाग मौन है। आपको बता दें कि नौका चलाने वाले धनेश्वर सोरेन का कहना है कि पर्यटन विभाग ने एक नाव के लिए केवल 1 लाइफ जैकेट मुहैया कराई है। उन्होंने आगे कहा कि 9 नाव हैं, सभी में 10-10 लाइफ जैकेटें होनी चाहिए। वहीं छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति के सदस्य लोकेश पांडा ने भी कहा कि जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द लाइफ जैकेट मुहैया कराई जाए, जिससे दुर्घटना को बचाया जा सके। लाइफ जैकेट का ही नौका विहार होता है यहाँ पर, जिस पर हम लोगों ने अभी आपके माध्यम से जाना है और इस पर हम लोग जिला प्रशासन को कहेंगे ताकि सारी सुविधाएं दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई दुर्घटना न हो। कुछ ही दिनों में नववर्ष आने वाला है, जिसमें भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ रजरप्पा मंदिर आते हैं और नौका विहार का आनंद लेते हैं, जिससे देखा जा रहा है कि यहाँ के जो नाविक हैं उनके पास लाइफ जैकेट नहीं है, जिससे हमेशा दुर्घटना का समस्या बना रहता है। मैं जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द नाविकों के बीच लाइफ जैकेट मुहैया कराया जाए, उन लोग को उपलब्ध कराया जाए, जिससे यहाँ का पर्यटक जो आते हैं उनको काफी सहूलियत होगी, सुरक्षित रूप से निश्चिंत होकर नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और मां छिन्नमस्तिका का दर्शन भी खुशी खुशी कर सकते हैं। हम लोग को विभाग द्वारा मिला है तो सिंगल एक पीस मिला है, तो उसमें हम यदि नाव का बैठाते हैं तो 10 आदमी मिनिमम बैठाते हैं, तो 10 आदमी का लाइफ जैकेट उतना नहीं रहेगा, तो मान लीजिए हम कैसे उसमें देंगे। सिंगल एक नाव चलाने वाला सब पहनेगा या और बाकी क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा से कि हम लोग को कम से कम एक नाव में 10-10 पीस लाइफ जैकेट मिले। और सिमडेगा में एसपी ने क्राइम को लेकर मासिक बैठक की। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज के द्वारा इस मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सर्कल के इंस्पेक्टर और सभी थाना के प्रभारी उपस्थित हुए। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी मामलों में फरार अपराधियों को गिरफ्तार करें और क्षेत्रों का समय समय पर जायजा लेते रहें और साथ ही देसी शराब या किसी भी तरह के गैर कानूनी मामलों पर पूरा नियंत्रण बनाते हुए क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या न हो। वहीं मौके पर एसडीपीओ
डीएसपी के अलावा सभी थाना प्रभारी भी शामिल रहे। और झरिया में युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक हत्यारों ने युवक की गला रेतकर हत्या की और फिर शव को फेंक दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने घटनास्थल से स्कूटी भी बरामद की है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और झरिया के मातृ सदन में प्रसव के 28 घंटे के बाद प्रसूति महिला की मौत की खबर सामने आई है। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि इस दौरान परिजनों ने ओटी कक्ष के शीशे भी तोड़ दिए। वहीं परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। घटना के संबंध में मृतक महिला के भाई मनीष गुप्ता ने बताया कि उसकी बहन का शुरू से इलाज मातृ सदन में चल रहा था। बच्चे के जन्म पर खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक आज शाम को बहन की पेट में दर्द होने की बात सामने आई। वहीं अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है, मामूली दर्द है, इंजेक्शन देने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद बहन की मौत की खबर सामने आई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने में जुट गई। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर, नर्स सभी अस्पताल से गायब हैं। दोपहर 12-1 बजे तक ठीक थी। 1 बजे हम देख के निकले ठीक थी। उसके बाद 2 बजे करीब बोली हमको फोन कर पेट दर्द कर रहा है। किचन कार्ड से बोल के अंदर आए तो बोले इसकी पेट दर्द कर रहा है। हम दवाई इंजेक्शन दिए अभी सबको, उसको भी दिए हैं, दर्द होगा, आप जाइए बाहर बैठिए। हमको बाहर निकाल दिया। यहाँ पर एडमिट थी परसों से। कल उसका डिलीवरी हुआ है, सर्जरी ठीक थी, बच्चा बहन दोनों ठीक थी। आज सुबह 3 बजे तक दोपहर के ठीक थी, बात कर रही थी, आराम से बैठी थी, मतलब आराम से नॉर्मली थी, कोई दिक्कत नहीं था। 3 बजे के बाद मेरा फोन आता है माँ का, जो माँ यहाँ पे मेरी थी दिन भर, मेरी माँ का फोन आया, बोली पेट में उसका दर्द है। तो बोले कोई डॉक्टर है वहाँ पे। और इसी के साथ खबरों पे फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।